मुंबई के ओशिवारा इलाके के ग्रीन हाइट्स के 32 मंजिला इमारत से छलांग लगाकर एक व्यक्ति ने आत्महत्या कर ली है। बताया जा रहा है कि मरने वाला युवक ओमान का रहने वाला था। पुलिस की पूछताछ में उसका नाम पुण्यकांत फिलिप राजू के रूप में सामने आया है। पुलिस से पूछताछ से पता चला है कि मरने वाला ओमान वासी फिलिप राजू ग्रीन हाइट्स में फ्लैट खरीदना चाहता था और पिछले 2 दिनों से लगातार सोसाइटी में आ रहा था। पुलिस ने सोसाइटी में लगे सीसीटीवी फुटेज अपने कब्जे में कर लिया है और फिलिप राजू की मौत की वजहों को पता लगाने की कोशिश में जुट गई है पुलिस। मुंबई का एक परिवार गुमशुदा बेटे की तलाश में पाकिस्तान जाने की गुहार लगा रहा है। 2012 में हामिद नौकरी की तलाश में गया था, उसके बाद से ही वो लापता है। हामिद ने माता पिता के सदमे में होने की वजह से बेटे के इंतजार में रो रो कर पूरे परिवार का बुरा हाल हो गया है। देश की राजधानी दिल्ली में फिर हुआ एसिड अटैक। 2 महिलाओं पर फेंका गया एसिड। दोनों एसिड से झुलसी। दोनों को बाबा साहेब अम्बेडकर अस्पताल से एलएनजेपी के लिए रेफर किया गया। दिल्ली के बेगमपुर इलाके में दिन दहाड़े महिलाओं पर एसिड अटैक करने वाला शख्स अब तक फरार है। बताया जा रहा है कि एसिड अटैक करने वाला युवक महिलाओं का जानकार था। एसिड अटैक हमले की शिकार हुई दोनों महिलाएं बुरी तरह से झुलस गई हैं। गायत्री नाम की महिला 50% तो पार्वती का शरीर 20% तक झुलस चुका है। एसिड अटैक करने वाले शख्स की पहचान मनोज के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि मनोज गायत्री को पहले भी परेशान किया करता था। वहीं इलाके की पुलिस ने आरोपी को जल्द पकड़ने का आश्वासन दिया है। एसिड अटैक की वारदातों को लेकर सुप्रीम कोर्ट भी चिंता जाहिर कर चुका है और एसिड अटैक को रोकने के लिए तमाम तरह की पाबंदियां भी लगाई गई हैं, लेकिन देश में एसिड अटैक रुकने का नाम नहीं ले रही है। दिल्ली में एक सब इंस्पेक्टर पवन कुमार की लाश मिलने से सनसनी फैल गई। 40 साल के पवन कुमार 2 दिन पहले ही छुट्टी लेकर वापस ड्यूटी ज्वाइन किया था। दिल्ली का सब इंस्पेक्टर विवेक विहार के त्रिवेणी अपार्टमेंट के फ्लैट नंबर 312 की तीसरी मंजिल पर रहता था। उसकी तैनाती पूर्वी दिल्ली में थी। रविवार शाम उसकी पत्नी के फोन करने पर जब पवन ने कॉल रिसीव नहीं किया तो पत्नी ने पड़ोसियों को इस बात की खबर दी। पड़ोसियों ने पुलिस की मदद से जब पवन के कमरे का दरवाजा खोला तो पवन की लाश खून से लथपथ पड़ी मिली। सब इंस्पेक्टर पवन कुमार छठ मनाने के लिए अपनी पत्नी के साथ पटना गया हुआ था, लेकिन दिल्ली विधानसभा चुनाव में उसकी ड्यूटी होने की वजह से वो 2 दिन पहले ही दिल्ली लौटा था। पुलिस ने सब इंस्पेक्टर पवन कुमार की लाश कब्जे में ले लिया है और पोस्टमार्टम के लिए उसे भेज दिया गया है। फिलहाल पवन की मौत की वजहों का पता अभी तक नहीं चल पाया है। हरियाणा के जिंद के एक हवलदार पर इलाके के एक नेता को ब्लैकमेल करने का आरोप लगा है। हवलदार पर आरोप है कि उसने नेताजी को ब्लैकमेल कर 3 करोड़ रुपए ऐंठे। हवलदार संजय पिछले 2 सालों से जिला परिषद के सदस्य सुभाष को ब्लैकमेल कर रहा था। बताया जा रहा है कि हवलदार संजय नेताजी पर रेप का झूठा आरोप लगाने के नाम से पैसे वसूल रहा था। ब्लैकमेल करने वाला हवलदार सहित आधा दर्जन के खिलाफ दर्ज हुआ है मुकदमा। अदालत ने सभी को 3 दिनों के लिए पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। पुलिस ब्लैकमेलिंग के 3 करोड़ रुपए रिकवरी करने में जुटी है। यूपी के बरेली में चाय पीने से 4 लोगों की मौत हो गई। वहीं 2 लोग जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं। डॉक्टरों के मुताबिक फूड पॉइजनिंग की वजह से हुई 4 की मौत। चाय बिस्किट खाने से एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत से इलाके में हड़कंप मच गया है। एक के बाद एक 4 मौतों से पूरा परिवार सदमे में है। इलाके की पुलिस भी मौत की वजहों को जानने में जुट गई है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी आज मिजोरम में चुनावी बिगुल की शुरुआत करने जा रही हैं। दक्षिण मिजोरम के लुंगलेई शहर से अपना पहला चुनावी हुंकार भरेंगी। मिजोरम में 25 नवंबर को विधानसभा चुनाव होने हैं।
मिजोरम में सोनिया गांधी के अलावा राहुल गांधी भी प्रचार के लिए जाएंगी। कांग्रेस उपाध्यक्ष मिजोरम म्यांमार सीमा पर चंपई और मिजोरम असम सीमा पर कोलासिब शहर में 21 नवंबर को रैली को संबोधित करेंगे। आंध्र प्रदेश के मुखिया किरण कुमार रेड्डी तेलंगाना मुद्दे पर आज मंत्री समूह से मिलने दिल्ली आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि रेड्डी तेलंगाना मुद्दे पर मंत्रियों समूह के सामने अपनी बात रखेंगे। रेड्डी राज्य के विभाजन के पक्ष में नहीं। तेलंगाना मुद्दे पर गठित मंत्री समूह आंध्र के कई मंत्रियों के भी विचार सुनेगी। बताया जा रहा है कि संसद के शीतकालीन सत्र में यूपीए सरकार ने तेलंगाना राज्य बनाने संबंधी विधेयक पेश करने वाली है। तेलंगाना मुद्दे पर गठित मंत्रियों के समूह में 6 सदस्यीय मंत्री समूह में शिंदे के अलावा रक्षा मंत्री के एंटनी, वित्त मंत्री पी चिदम्बरम, स्वास्थ्य मंत्री गुलाम नबी आजाद, पेट्रोलियम मंत्री एम वीरप्पा मोइली और ग्रामीण विकास मंत्री जयराम रमेश शामिल हैं। बीजेपी के पीएम इन वेटिंग नरेंद्र मोदी आज मध्य प्रदेश में 4 रैलियों को संबोधित करेंगे। छतरपुर, सागर, गुना और भोपाल में आज मोदी की रैली है। नरेंद्र मोदी की रैली को सफल बनाने के लिए बीजेपी कार्यकर्ता पूरी जोर शोर से तैयारी में जुट गए हैं। चुनाव माहौल में ज्यादा से ज्यादा भीड़ जुटाने में लगे हैं कार्यकर्ता। बिहार के कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह ने बीजेपी के पीएम इन वेटिंग नरेंद्र मोदी को देश का सबसे बड़ा आतंकी करार दिया है। नीतीश के सिपहसालार नरेंद्र सिंह ने हुंकार रैली में हुए धमाके को बीजेपी की साजिश बताया। कहा, बीजेपी के आतंकवादियों से रिश्ते हैं। बिहार के जमुई में कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह मोदी और बीजेपी पर खूब बरसे। कहा, मोदी ने पटना रैली में जानबूझकर धमाका करवाया जिससे उन्हें सियासी फायदा। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह मोदी पर करारा हमला करते हुए उन पर झूठ का सहारा लेने का आरोप लगाया है। जबलपुर में रैली को संबोधित करते हुए मनमोहन सिंह ने बीजेपी पर राजनीतिक बातचीत के स्तर को नीचे लाने का आरोप लगाया। कहा, जो पार्टी दूसरों की प्रतिष्ठा को कम करने में विश्वास करती है वो देश के साथ क्या करेगी। मनमोहन सिंह ने मध्य प्रदेश में लोगों से शिवराज सिंह चौहान को हराने का आह्वान किया। कहा, बीजेपी शासित राज्य कई विकास सूचकांकों में पीछे है। राजस्थान चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस ने अपना चुनावी घोषणा पत्र जारी किया। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस की ओर से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 109 सूत्री लोक लुभावन घोषणा पत्र जारी किया। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में युवा मतदाताओं को लुभाने के लिए 5 लाख नौजवानों को सरकारी नौकरी दिलाने का वादा किया है। किसानों के लिए भी कई रियायतों और वादों का दावा है। आंध्र प्रदेश में नए सियासी समीकरणों के संकेत। दिल्ली दौरे पर आए जगनमोहन रेड्डी ने राजनाथ सिंह से मुलाकात की। इससे पहले भी कई बीजेपी लीडरों से मिल चुके हैं जगन। इससे पहले तेलंगाना के खिलाफ वाईएसआर कांग्रेस प्रमुख वाईएस जगनमोहन रेड्डी ने लेफ्ट लीडरों से समर्थन मांगा। तेलंगाना विधेयक को संसद में परास्त करने के लिए वामपंथी नेताओं से मुलाकात। छत्तीसगढ़ विधानसभा के लिए हो रहे चुनाव के दूसरे चरण का प्रचार अभियान खत्म हो गया है। दूसरे दौर में 16 जिलों की कुल 72 सीटों पर 19 को मतदान होना है। रविवार शाम तक लगभग सभी दलों और प्रत्याशियों ने मतदाताओं को रिझाने के लिए आखिरी क्षणों तक अपनी पूरी ताकत झोंक दी। दिन भर जनसभाओं और पदयात्राओं का दौर चलता रहा। भारत रत्न के लिए चयनित जाने माने वैज्ञानिक सीएनआर राव ने तल्ख लहजे में देश के नेताओं को मूर्ख करार दिया है। उन्होंने कहा है कि देश के इडियट नेताओं के कम संसाधनों के बावजूद वैज्ञानिकों ने बहुत कुछ किया है। सीएनआर राव ने देश के युवा वैज्ञानिकों पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि देश के युवा वैज्ञानिक आराम पसंद हैं, वो अपने राष्ट्रवादी नहीं हैं जितने चीन के वैज्ञानिक हैं। भारतीय वैज्ञानिक थोड़े से ज्यादा पैसों के लिए विदेश जाने के लिए तैयार हो जाते हैं।
मुलायम सिंह यादव ने फिर शुरू की अंग्रेजी पर सियासत, कहा संसद में सांसदों के अंग्रेजी बोलने पर लगे बैन। मुलायम सिंह के मुताबिक सांसदों के संसद में अंग्रेजी बोलने पर रोक लगा देनी चाहिए। सांसदों को हिंदी या फिर अपनी मातृभाषा में बोलना चाहिए। फिल्म जगत के लिए नए पुरस्कार की शुरुआत, केंद्र सरकार ने की। सेनेटरी अवार्ड की घोषणा, 20 नवंबर को वहीदा रहमान को दिया जाएगा पहला अवार्ड। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नाम पर लोगों से वोट मांग रहे हैं, लेकिन उनके गांव जैत में विकास का नामो निशान नहीं है। गांव वालों ने सूबे के मुखिया शिवराज सिंह से पूछे सवाल। राबड़ी देवी का आज से गया के शेर घाटी से शुरू होगा परिवर्तन रैली का आगाज। लालू प्रसाद की गैरहाजिरी में राबड़ी देवी परिवर्तन रैली के सभाओं को करेंगी संबोधित। आरजेडी की परिवर्तन रैली आज से शुरू होकर 8 दिसंबर तक चलेगी। इस दौरान राबड़ी देवी 21 नवंबर को पटना के पालीगंज, 25 नवंबर को तिरहुत के मीनापुर, 27 नवंबर को शाहबाद के कोचस, 30 नवंबर को मुंगेर के लखीसराय और 8 दिसंबर को दरभंगा के जीवछ घाट में अपनी जनसभा को संबोधित करेंगे। चारा घोटाले के एक मामले में आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के जेल जाने के चलते पार्टी के राज्य से जेडीयू सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए परिवर्तन रैली की कमान पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी को सौंपा गया है। छत्तीसगढ़ में दूसरे चरण का मतदान 19 नवंबर को होगा। दूसरे चरण में राज्य की 72 विधानसभा सीटों के लिए मतदान होना है। इसमें 9 सीटें अनुसूचित जाति के लिए और 17 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हैं। कानपुर में शहीद राजकुमार शुक्ला फुटबॉल टूर्नामेंट में आईआईटी कानपुर की टीम चैंपियन बनी। आईआईटी कानपुर की टीम ने केएसएफ टीम को फाइनल मुकाबले में मात दी। शहीद रामकुमार शुक्ला फुटबॉल टूर्नामेंट का आगाज 27 अक्टूबर को हुआ था। फाइनल मैच के मौके पर खिलाड़ियों की हौसला अफजाई के लिए केंद्रीय मंत्री राजीव शुक्ला, न्यूज 24 के न्यूज डायरेक्टर सुधीर शुक्ला भी मौजूद थे। कानपुर के पालिका स्टेडियम में स्वर्गीय रामकुमार शुक्ला सीनियर फुटबॉल लीग बी डिवीजनल टूर्नामेंट का आयोजन किया गया। इस आयोजन में कानपुर स्पोर्ट्स फाउंडेशन का भी समन्वय रहा। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री राजीव शुक्ला सचिन तेंदुलकर से अछूते नहीं रहे। उन्होंने बातचीत के दौरान खिलाड़ियों के साथ सचिन की मेहनत और कामयाबी की प्रशंसा की। लोगों में से निकल कर खेले, वर्ल्ड में नाम कमाया और आप लोगों में से निकल कर तेंदुलकर ने भी अपना नाम विश्व में कमाया। बनना है। केंद्रीय मंत्री राजीव शुक्ला ने इस दौरान ये भी बताया कि कैसे बीसीसीआई में रहकर फुटबॉल के बढ़ावे के लिए करोड़ों रुपए की योजना बनाई थी, लेकिन आयकर विभाग ने उस योजना में अड़ंगा डाल दिया। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के लेवल पर इस बात की कोशिश की थी कि हम फुटबॉल को बढ़ाएं, और मैंने खुद जब मैं बीसीसीआई में इस प्रस्ताव को लाए और समर्थन किया था, और 25 करोड़ रुपए हमने बीसीसीआई से फुटबॉल को बढ़ाने के लिए दिए थे। इनकम टैक्स बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बॉलीवुड की 4 अभिनेत्रियों को सम्मानित किया। मौसमी चटर्जी, सुष्मिता सेन, रानी मुखर्जी और बिपाशा बासु को फिल्म में बेहतरीन योगदान के लिए अवार्ड दिया गया। कोलकाता में आयोजित 19वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के अंतिम दिन बंगाल से संबंध रखने वाली 5 अभिनेत्रियों को पंच काया अवार्ड से सम्मानित किया गया। फिल्म महोत्सव में बॉलीवुड की हीरोइन सम्मानित होने से काफी खुश दिखी। अभी 20 करोड़ से ज्यादा लोग देश में इंटरनेट का इस्तेमाल कर रहे हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक अगले साल के अंत तक भारत इस मामले में अमेरिका को पीछे छोड़कर दूसरे नंबर पर पहुंच जाएगा। फोर्ब्स पत्रिका की प्रकाशन कंपनी फोर्ब्स मीडिया बिकने को तैयार है। फोर्ब्स मीडिया को $40 करोड़ मिलने की उम्मीद है।